नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सिवान के पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। आपको मालूम है कि कोर्ट ने ओसामा शहाब की जमानत याचिका को रद्द कर दिया है। देखिए, कल हमने ओसामा शहाब के वकील से भी बात की थी और आपको बताया था कि आखिर पेच फंस कहां रहा है, और आज हमारे पास ओसामा शहाब की एफआईआर कॉपी भी उपलब्ध है, भी मौजूद है। तो आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या कुछ है इसके अंदर, क्या ओसामा की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्या कुछ होने वाला है। तो आज इसी पर चर्चा होगी और इस चर्चा को करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वकील जी, साहब। धन्यवाद जी, तो ये तो आपने भी देख लिया है वकील साहब, ये जो एफआईआर कॉपी है हमारे पास। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एफआईआर कॉपी देखने के बाद आप किस नतीजे पर आए। देखिए, इसमें तो अभियुक्त का नाम जो एक पेज छुटा हुआ है, आपका कंप्लीट कुछ कॉपी रह गई जो नहीं मिल पाई है। लेकिन जो धाराएं हैं उसमें बहुत सारी धाराएं तो उस दिन मैंने बता दी थी। 386 हमने उस दिन ही बताया था आपको, 504 506 भी मैंने बताया था कि होगा। बाकी एक धारा जो हमने नहीं बताया था उस दिन, जो सबसे खतरनाक धारा है इसमें, वो है 307 में सेशन कोर्ट 90% केस में बेल नहीं देती है। अच्छा। सेशन कोर्ट में तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समझ लीजिए। जो हमने कहा कि सेशन कोर्ट से मिलने का चांस 50-50 है, उसको अब हम विड्रॉ करते हैं। अच्छा। विड्रॉ इसलिए कर रहे हैं कि पहले 386 हम लेके चल रहे थे। तो 386 में 10 ईयर्स सजा था, उसमें था कि सेशन कोर्ट से बेल होने की संभावना थी। घटना तो आप भी पढ़ चुके हैं, कंप्लेन में कोई ज़मीन का मामला है और वहाँ बहुत सारे लोग गए हैं और गोलियां भी। अच्छा, आर्म्स एक्ट भी लगा हुआ है 27 में, तो आर्म्स एक्ट भी है, रंगदारी एक्ट भी लगा हुआ है और वो अटेम्प्ट टू मर्डर भी लगा हुआ है। ये मौकाए वारदात पर ये नहीं थे ओसामा, उसमें नहीं थे ओसामा साहब इनके। लेकिन एक मोबाइल नंबर का जिक्र है इसमें, वो मोबाइल नंबर भी एफआईआर में इसमें कंप्लेनेंट ने लिखा है, जिसने एफआईआर किया है उसने लिखा है कि इस मोबाइल से हमको मैसेज भी आया है और कॉल भी आया है और धमकी भी आई है। उसने कहा कि मोबाइल कोई सुलेमान है वो यूज़ कर रहे थे, कि उस मोबाइल पर ओसामा साहब ने भी बात हमसे किया है। ये उसका आरोप है, जो इन्होंने जो केस किया है उनका भी आरोप है। कितना सही कितना गलत तो कोर्ट देखेगी आगे चल करके। अभी जो मामला प्रथम दृष्टया है, अब हमें यह नहीं पता कि इनके ऊपर पहले से भी कोई केस है क्या, क्योंकि इस ढंग के केस में यह देखा जाता है कि एंटीसीडेंट क्या है, इनकी पृष्ठभूमि इनकी क्या है। कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है इनके पीछे। अगर आपराधिक रिकॉर्ड होगा और भी केस मुकदमा इस ढंग के होंगे तो बेल मिलने में यहाँ भी दिक्कत होगी, हाईकोर्ट में भी। अच्छा। लेकिन हाईकोर्ट में चांस इसलिए फेयर है कि 307 तक का बेल, किसी उसमें एक भी आदमी हताहत नहीं है, किसी को चोट नहीं लगी है। केवल है कि आए मोटरसाइकिल तोड़ दिया, गिरा दिया, जमीन कौन था, जमीन हथियाने का मामला है इसमें। रंगदारी में तो ज़मीन ही ज़्यादा हथियाया जाता है, तो पुरानी कहानी है। बिहार की ज़मीन बड़ी ही कीमती होती है सब जगह की, तो उसी का मामला होगा। मामला क्या सी आरोप, जहाँ अभी तो ये आरोप लेवल पर है, लेकिन जो आरोप में जो धाराएं लगी हैं जिस पर नॉर्मली बेल दिया जाता है, प्राइमा फेसी बेल, तो प्राइमा फेसी कैसे, वो ट्रायल नहीं है अभी ना। बेल में केवल प्राइमा फेसी देखा जाता है कि मैटर क्या है, एक लाइन का देखना है, क्या करना है। तो जो पिछले दिन हमने कह दिया था कि सेशन कोर्ट बेल दे देगी इस केस में, 50% चांस है। उस बात को विड्रॉ करते हैं। अब हमें उस बात में विड्रॉ करते हैं, क्योंकि 307 में बेल मिलता है सेशन कोर्ट से, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, लेकिन कम मिलता है। 10% एकदम स्पष्ट लगे कि वो आदमी जो एकदम गलत आरोप है, सब बना बनाया केस है, तभी मिलेगा बेल। ऐसे अटेम्प्ट टू मर्डर का ही केस है, तो इसमें मैक्सिमम सजा इसमें भी 10 साल है और 10 साल भी है और उम्र कैद है, दोनों। 10 साल भी है और उम्र कैद दोनों है। जो 302 में उम्र कैद का है, इसमें उम्र कैद की सजा होती है अगर प्रूव होता है तो। खैर अभी तो उसके लिए बहुत दूरी है वो संभा, चुकी है। उन मौकाए वारदात पर नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि सारा षड्यंत्र, सारा के हुक्म दहंदा जो कहा जाता है, कि इन्हीं के हुक्म पर, इन्हीं के इशारे पर सारा कांड हुआ है और जानबूझ के उस समय बाहर चले गए थे ताकि हमारा इस पर नाम नहीं आए। तो इसलिए 120B लगा दिया गया है इनके ऊपर। और आर्म्स के साथ ये वहाँ गिरफ्तार नहीं हुए, न तो ये आर्म्स के साथ थे, न ही मौकाए वारदात पर थे। कहा गया कि सारा कंस्पिरेसी इन्होंने किया है। तो 120B एक ऐसा सेक्शन है कि उसमें जितनी भी सेक्शंस होती है, जितना उसमें
सजा है वो सब 120B वाले पर भी लग जाता है। बिल्कुल जी। तो इसी के 120B है, इसे उसमें ठीक है। 34 भी लगा सकते, लगाया होगा, अभी तो इसमें लगा हुआ नहीं है। जी। बाकी आपने देखे धाराएं सब मिला के 10 हैं, उसमें एक आर्म्स एक्ट भी लगता है। तो बाकी धाराओं में सबसे जो धारा एकमात्र धारा जो 307 खतरनाक है 307 यही थोड़ा सा है, उसके बाद 386 ठीक है। और उसके बाद 27 उसके बाद 27 जो आर्म्स एक्ट आर्म्स एक्ट है। बाकी धाराएं जो हैं वो तो मजिस्ट्रेट के यहाँ से अवेलेबल हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा वकील साहब, जैसे कि एफआईआर कॉपी हमारे सामने ही है, हम भी देख रहे हैं और आपने भी बताया है कि 10 धाराएं उसामा शहाब पर 10 धाराएं लगाई गई हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो 10 धाराएं लगाई गई हैं उसामा शहाब पर, क्या ये धाराएं उसामा शहाब की मुश्किलों में इजाफा कर सकती हैं? देखिए 10 धाराओं में 3 धारा ही मुख्य है, बाकी उन धाराओं के बैंड बाजा बराती है उसमें। वो तो साथ में यहाँ वो सिस्टम बना हुआ वो लगाया, तो ये सब भी लगा। जो 3 धाराएं आप बता रहे हैं वो 3 धाराएं कौन कौन सी? 386 कौन सी धारा होती है? एक्सटॉर्शन की धारा होती है, भया दोहन किसी करके पैसा लेना, जमीन लेना, मतलब रंगदारी। हाँ रंगदारी करना, दबंगई करना, किसी के जमीन मकान छीनना। 386 307 जो है वो जान मारने की धमकी, अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब जान नहीं मारा है लेकिन इन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर का कोशिश, गोली तो उन्होंने लिखा बहुत सारी गोलियां चली हैं, तो गोली में कोई मर भी सकता था वहाँ पर। ठीक है। और उसके बाद लगा है 27 है आर्म, जो पिस्तौल गोली जो भी कुछ आर्म्स लेके वहाँ गए, तो आर्म्स एक्ट में 27 में इसमें 7 साल सजा है इसके अंदर। और साथ में है 120B जो इनके ऊपर लगाया गया है। तो 120B की सख्ती इसमें वही हो जाएगी जो उन धाराओं की सख्ती मैंने आपको बताई है। इसमें जो बाकी धारा होती 386, 27 तो चांस था कि सेशन कोर्ट से बेल मिल जाता, लेकिन 307 लगा हुआ है। तो 307 के केस में नॉर्मली जो अभी तक हम लोग देखते हैं सार्वजनिक सेशन कोर्ट से बेल नहीं मिलता है, लेकिन 307 जब लगा देंगे तो अधिकतर केस में बेल नहीं दिया जाता है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो अभी जमानत याचिका उसामा शहाब की रद्द हुई है उसकी वजह है 307 धारा। 307 धारा और 386 भी स्ट्रॉन्ग धारा ही है, ठीक है। और 27 भी है, लेकिन सबसे जो स्ट्रॉन्ग है उसमें वो 307 है। अब देखिए उसमें संभावना इनको यहाँ हाई कोर्ट में मिल जाती है। हाई कोर्ट में इस केस में बेल होने की संभावना 90% है कि हो जाएगी। तो अब क्या हो सकता है वकील साहब? जब वहाँ से वो उनका बेल खारिज हो जाएगा, उसके बाद हाई कोर्ट आएंगे, हाई कोर्ट में उनका लिस्टिंग होगा, हाई कोर्ट में बहस होगी। इस बीच में एक चीज़ देखा जाएगा, इनकी पृष्ठभूमि क्या है, आपराधिक रिकॉर्ड क्या है इनका पहले। तो हाई कोर्ट इस बात को देखेगी। हाई कोर्ट पहला सवाल यही करती है कि इनका आपराधिक रिकॉर्ड बताइए, कि आपराधिक पहले भी किसी केस में इस ढंग में फंसे हुए हैं क्या इस ढंग की एक्टिविटी है क्या। अगर ये चीज़ देखेगी, वो अगर इनके अगेंस्ट चला गया तो हाई कोर्ट से भी प्रॉब्लम हो सकता है, हाई कोर्ट से भी बेल नहीं मिल बेल हो सकता है, या और भी केस कहीं का जगह पेंडिंग हो, कहीं और लगा हुआ हो, उसमें भी इसी ढंग का धारा लगा हुआ हो, तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसामा शहाब को दिक्कत हो जाएगी। तो जैसा कि आपने भी कहा कि मामला जो है यहाँ से निकलकर उसके बाद हाई कोर्ट जाएगा, फिर हाई कोर्ट में फैसला होगा। देखने वाली बात होगी कि राहत होगी कि नहीं, लेकिन क्या तब तक उसामा शहाब को फिर जेल में रहना पड़ेगा? और कोई रास्ता नहीं, बेल नहीं मिलेगा तो जेल में ही रहेंगे। मतलब इसमें तो अच्छा खासा वक्त लग जाएगा वकील साहब। नहीं, हाई कोर्ट तक पहुंचने में अब बहुत समय नहीं लग रहा है, पहले समय लगता था जब उनका जब वहां से लेकिन महीने भर से ज्यादा का वक्त महीना भर तो बीच में छुट्टियां काफी है ना, जी। तो महीना तो लग ही जाएगा, महीना 2 महीना लग सकता है। तब तक 2 महीने तक उसामा शहाब अंदर, अगर वहां से सेशन कोर्ट से बेल ना हुआ तो, बेल नहीं हुई लेकिन सेशन कोर्ट से बेल मिलने की संभावना बहुत छीन हमको नजर आ रही है। नजर आ रही है जी। ठीक है, ये भी हम जानना चाहेंगे कि ये जो धाराएं लगाई गई हैं वकील साहब, तो इसके लिए सजा क्या होती है? मतलब इन धाराओं के मुताबिक सजा क्या मिलती है, कितने साल? देखिए सजा में अगर 307 अगर प्रूव होगा तो इसमें 10 साल या उम्र कैद मैंने बताया। ठीक है। 386 में 10 साल का सजा है। अच्छा। और ये सेक्शन 27 आर्म्स एक्ट है, इसमें 7 साल की सजा है। अच्छा। तो प्राय सजा जो होती है उस जितनी धाराएं एक श्रृंखला में दी जाती है, उसमें जो सबसे अधिक सजा जिसमें है उसी पे पूरा केस चलता है। उसका इंजन वही हो जाता है। तो मतलब 307 इस केस का इंजन है 307। जी। 307 आईपीसी जो है आईपीसी है, वो उसके अनुरूप ये केस चलेगी। लेकिन अगर उनके वकील ने कल बाद में बहस किया कि साहब 307 तो रिक्वायर्ड ही नहीं था, इन्होंने गलत धारा लगा दिया है, पुलिस के बार पुलिस तो बहुत धारा लगाती है, तो मजिस्ट्रेट के एक बार उन धाराओं को हटा भी देते हैं।
अच्छा। जब मजिस्ट्रेट जब अपना मजिस्ट्रेट के यहाँ जब केस चलेगा जी। और केस चलेगा और वहाँ पर कुछ शुरू का बहस होगा उसमें, तो कई एक बार मजिस्ट्रेट कुछ धाराओं को उसमें से एक्सपंज भी कर देते हैं। ठीक तो वो तो आगे की बात है। अगर माने 307 हटा देते हैं, 386 हटा देते हैं, या 120B हटा देंगे, तब बच सकते तब हैं बच जाएंगे। अगर उसामा मजिस्ट्रेट कुछ धारा को हटाते हैं, लेकिन ये हटाने वाला काम अभी नहीं होगा, बेल लेवल पर नहीं होता। बेल ट्रायल नहीं है, ये आगे की बात है, आगे जाकर हटाया जाता है। अभी बेल सीख करेंगे जो FIR है उसी के ऊपर, और बेल में जो FIR में लिख दिया उसी पर बेल मांगा जाएगा। तो अभी जितनी धाराएं लगी हुई हैं उन धाराओं पर अनुसार मेरे व्यक्तिगत विचार से इनको सेशन कोर्ट से भी राहत नहीं मिलेगी। हाई कोर्ट से राहत मिल जाने का 90% चांस इसलिए है, अगर एंटीसीडेंट पृष्ठभूमि इनकी ठीक ठाक रहेगी तो हाई कोर्ट से बिल मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आखिरी सवाल जो हम आपसे लेना चाहेंगे वकील साहब, FIR कॉपी आपके सामने है और लगातार आप ऐसे मामले देखते भी रहते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि उसामा शाह बच कैसे सकते हैं? क्या दलीलें उनके तरफ से ऐसी पेश की जा सकती हैं जिससे उसामा शाह की मुश्किलों पर विराम लग जाए? देखिए, बचने की संभावना इसमें यही है कि एक तो मौका वारदात पर वहाँ है नहीं, चश्मदीद गवाह कौन है वो भी कोई नहीं होगा, क्योंकि जब वहाँ थे ही नहीं, चश्मदीद गवाह कहाँ से मिलेगा। दूसरा, एक भी आदमी को आहत भी नहीं हुआ, किसी का मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं है कि हमको इंजरी भी हुई है। तो किसी की केवल ये खबर है और एक कंप्लेंट दिया गया है, उसमें गवाह कितने मिलेंगे, गवाह जाके क्या बोलते हैं। चूँकि इन्होंने जो लगाए हैं सेक्शंस, केवल स्पष्ट लिखा है कि इस केस का आधार जो है वादी का लिखित आवेदन ही इस कांड का मूल आधार है, FIR में लिखा हुआ है। वादी मतलब जिसने केस किया है, जो कंप्लेनेंट है, उसका लिखित आवेदन ही इस केस का मतलब पुलिस ने किसी घटना को नहीं देखा है, ना इन्वेस्टिगेट। अगर IO लिखता कि भाई अब हाँ, वो सब चार्जशीट में लिखाएगा, आगे जाके चार्जशीट में लिखाएगा। अभी उसने कहा कि जो कंप्लेन किया है उसी पर हमने सेक्शन लगा दिया। प्रथम दृष्टया मैटर है, FIR मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। तो ये जो उन्होंने कहा उतना सेक्शन लगा के दे दिया है। अभी इसमें से यह नहीं कहा जा सकता कि कल को कौन सेक्शन हट जाएगा, किसका नाम हट जाएगा। इसमें अभियुक्तों की सूची नहीं दी हुई है, मुख्य अभियुक्त कौन है और बाकी सह अभियुक्त कौन है, तो उन सबों का लिस्ट इसमें छुटा हुआ नहीं कोई मिला है। अगर वो मिल जाए तो उस मिलने के बाद जब आगे जब केस डायरी चलेगी, उसके बाद चार्जशीट बनेगा, तो चार्जशीट में हो सकता है इनका नाम हटा भी दे, हो सकता है कोई सेक्शन है इसमें से हटा दे। बहुत सारी बातें होती है। ये तो बात आगे की। अभी जहाँ तक बेल सीख करने की बात है, बेल में भी हो सकता है उनके वकील जाके बोलें कि जो सेक्शंस लगाए गए हैं ये सेक्शन हम पर लागू नहीं होते हैं। इस बात को अगर प्रूव करेंगे मेरे ऊपर 307 लागू नहीं होता, 337 लागू, तो केस मजबूत हो जाएगा। तो तब बेल अगर कहीं कन्विंसिंगली इसको प्रूव कर दिया जाए कि 307 पुलिस ने गलत लगाया है, 386 भी गलत लगाया है, तो बेल हो जाएगा। तो बेल हो जाएगी, यानी कि मुश्किलों पर विराम लग जाएंगे उसामा शाह के। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं वकील साहब। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।